Let us see the next question. Messrs. Reliance Limited, an Indian company, received an export order on 1st of January for delivering of the goods on 31st of May. तो एक इंडियन कंपनी रिलायंस कंपनी दैट इज कंपनी को 1st of January को ऑर्डर मिला टू डिलीवर द गुड्स ऑन 31st of May. पेमेंट टू बी रिसीव्ड अगेंस्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स. आपको तुरंत ही पेमेंट मिल जाएगा वंस यू डिलीवर द गुड्स. सो रिलायंस कंपनी एंटर्स इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद बैंक टू हेज इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. तो रिलायंस कंपनी ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भी हमको जब कंसिडरेशन मिलेगा तो उसको कन्वर्ट कर देंगे से डोमेस्टिक करेंसी. कंसिडरेशन ऑफ द डच मार्क 6000 इज टू बी रिसीव्ड ऑन 31st of May. उनको कंसिडरेशन मिलेगा कब? 31st of May को 6000 डच मार्क. 1st of January को एक्सचेंज रेट्स क्या है वो हमको क्वेश्चन में दे रखा है. स्पॉट रेट दे रखा है. 31st of May का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट दे रखा है. 30th of June का भी फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट दे रखा है. Due to unavoidable circumstances, Reliance Limited is not able to manufacture the goods for the customers. तो ड्यू टू सर्टन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस रिलायंस कंपनी को लग रहा है दैट इट विल नॉट बी एबल टू डिलीवर द गुड्स ऑन 31st of May. Hence, on 1st of April, it requests its customer to extend time for delivery of the goods, that is 30th of June. तो उन्होंने 1st of April को ऐसा बोला कि हम लोग 31st of May की जगह इज इट फाइन इफ एट ऑल वी डिलीवर द गुड्स ऑन 30th of June. कस्टमर अग्रीड विद द रिक्वेस्ट ऑफ द रिलायंस कंपनी. यानी क्या हुआ दैट कस्टमर बोला ठीक है भाई आप 31st of May की जगह 30th of June को देना. वी अंडरस्टैंड एट से इंपॉर्टेंटली यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंटली यहाँ पे ऐसा होगा कि हमको जो 31st of May को पेमेंट मिलने वाला था उसकी जगह 30th of June को मिलेगा. ऑन 1st of April, स्पॉट एक्सचेंज रेट और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट हमको दे रखा है. स्पॉट इज गिवन एंड फॉरवर्ड इज गिवन फॉर 31st of May एंड 30th of June. उसके अलावा हमको 30th of June का स्पॉट एक्सचेंज रेट दे रखा है. यू रिक्वायर्ड टू आंसर दैट. तो हमको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. देयर आर 4 क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड अस. I want you to write in the chat box answer of the first question and answer of the second question. I want you to give answer of only first and second question. Friends, over here we understand something like this. Everybody is requested to pay attention. Initially जब 1st of January को हमको ये एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला तभी रिलायंस कंपनी को ऐसा था कि वो लोग 31st of May को गुड्स का डिलीवरी करेंगे एंड 31st of May को अगेंस्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स उनको कंसिडरेशन मिल जाएगा. सो बेसिकली 1st of January को 31st of May का उन्होंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या किया होगा? इट इज सेल ऑफ डच मार्क एंड परचेस ऑफ रुपीज. दैट इज पार्ट्स ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन विच इट मस्ट हैव एंटर्ड अपॉन. कंसिडरेशन इज 6000 डच मार्क. सो वी अंडरस्टैंड एट से 1st of January को स्पॉट रेट का कोई यूज नहीं है. 30th of June के रेट का कोई यूज नहीं है. 31st of May के रेट का यूज है. दैट इज 34.35. सो ओवर हियर इट इज 34/35 रुपीज पर डच मार्क. क्या होगा? सेल ऑफ डच मार्क एंड परचेस ऑफ रुपीज. तो एक डच मार्क के सामने हमको कम रुपीज मिलेगा, यानी क्या मिलेगा हमको? 34. ओके, तो ये हमारा इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट होगा. नाउ वी अंडरस्टैंड एट से ऑन 1st of April, वी अंडरस्टैंड एट से हमको जो 31st of May को कंसिडरेशन मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा. सो ऑन 31st of May, आई एम सॉरी, फॉर 31st of May जो हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा. कैंसिलेशन के लिए हमको पता है वी हैव टू एंटर इनटू द रिवर्स. सो इट इज सेल ऑफ रुपीज एंड परचेस ऑफ डच मार्क. वी अंडरस्टैंड एट से 1st of April को जो हमको 31st of May का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट दे रखा है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा. दैट इज 32.25 एंड 35.5. सो इट इज 32.25 .
slash 35.5. Okay. Sell of rupees and purchase of Dutch mark. So again higher amount of the rupees देना पड़ेगा. That is 35.5. अच्छा. This is the way we understand that say हमको सबसे पहले कैंसिल करना पड़ेगा और अभी हमको पता है कि अभी हमको 30th ऑफ जून को कंसिडरेशन मिलने वाला है. सो इम्पोर्टेंटली 1st ऑफ अप्रैल को हम लोग एक नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे से 30th ऑफ जून का. एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ कोर्स एज द ओरिजिनल वन, that is sell of Dutch mark and purchase of rupees. So over here it is sell of Dutch mark and purchase of rupees. ऐसा हम लोग समझते हैं. सो ये 30th ऑफ जून का हमारा फॉरवर्ड रेट है 35.75 एंड 36.5. 35.75 slash 36.5. It is rupees per Dutch mark. सो सेल Dutch mark and purchase rupees, उसमें क्या होगा, हमको कम रुपीस मिलेगा. ऐसा करके से these are the rates that would be applicable. फॉर द टाइम भी हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा कि 1st ऑफ जनवरी को 31st ऑफ मई का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा सेल Dutch mark and purchase रुपीस का. 1st ऑफ अप्रैल को रिलायंस कंपनी विल एंटर इनटू स्वैप ट्रांजैक्शन. सर स्वैप ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? स्वैप का मतलब होता है इंटरचेंज, यानी एंटरिंग इनटू टू रिवर्स ट्रांजैक्शंस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज अ स्वैप ट्रांजैक्शन. तो एक हमको 31st ऑफ मई का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टू कैंसिल द ओरिजिनल वन, और दूसरा 30th ऑफ जून का करना पड़ेगा वही जो हमने पहले किया था. तो ये जो दो रिवर्स ट्रांजैक्शंस होते हैं ना उसको स्वैप ट्रांजैक्शन कहा जाता है. चलो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलोंग विथ मी. अभी मैं आपको आंसर लिखवा रहा हूँ. आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. On 1st of January, Reliance company will enter into forward contract for sell of Dutch mark and purchase of rupees. This is 6,000 Dutch mark. Exchange rate is 34/35 rupees per Dutch mark. सेल Dutch mark एंड परचेज रुपीस, उसमें हमको कम रुपीस मिलेगा. इस हिसाब से हमको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना है. सेकेंड, on 1st of April, Reliance company will enter into swap transaction. Full stop. That is entering into two opposite transactions at one point of time. Full stop. One forward contract to cancel original forward contract of 31st of May
full stop. Written answer. 1st of January to 31st of May हमने जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किया था वो था सेल डीएम एंड परचेज रुपीस. अभी 1st ऑफ अप्रैल यानी कि आज हम लोग वापस 31st ऑफ मई का दूसरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. दैट विल बी ऑपोजिट ऑफ द ओरिजिनल वन, दैट इज सेलर रुपीस एंड परचेज डीएम. 1st ऑफ अप्रैल को जो 31st ऑफ मई का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट चल रहा है वो है 32.25 एंड 35.5. सो ट्रांजैक्शन क्या है? सेलर रुपीस एंड परचेज डीएम. दिस इज द रेट एप्लीकेबल. ओके, विद पैराग्राफ राइट डाउन. On 1st of April, Reliance will enter into a new forward contract for 30th of June. Full stop. It will be for conversion of Dutch mark into rupees. तो 1st ऑफ अप्रैल को 30th ऑफ जून के लिए सेल डच मार्क एंड परचेज रुपीस, क्योंकि 30th ऑफ जून को कंसिडरेशन मिलेगा 35.75 एंड 36.5. रुपीस पर डच मार्क. तो सेल डच मार्क एंड परचेज रुपीस, उसमें हमको कम रुपीस मिलेगा, दैट इज 35.75 मिलेगा. तो ऐसा करके हमको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखना है. थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा है कि कैलकुलेट स्वैप गेन और स्वैप लॉस. तो क्वेश्चन में ये पूछा है दैट से ये स्वैप ट्रांजैक्शन का गेन क्या है और लॉस क्या है, दैट इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट. So let us have understanding that say how to make the calculation of answer. Everybody is requested to pay attention. तो ये पूरे ट्रांजैक्शंस का एक समरी है कि 1st ऑफ जनवरी को 31st ऑफ मई को हमने क्या किया, उसके बाद 1st ऑफ अप्रैल को हमने 31st ऑफ मई के लिए क्या किया, और 1st ऑफ अप्रैल को हमने 30th ऑफ जून के लिए क्या किया. ये ट्रांजैक्शंस का समरी है. इसका भी हम लोग यूज करेंगे फॉर फर्दर कैलकुलेशन ऑफ आंसर. Now the important point comes. Everybody is requested to pay attention. देखो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, एज फार एज द स्वैप गेन और स्वैप लॉस इज कंसर्न, ये जो कैलकुलेशन होता है ना, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. Swap gain or swap loan, that is a loss calculation, is divided into two parts. One is for 31st of May and another is 30th of June. देखो 31st of May का तो बहुत ही सिंपल है. We understand that say 31st of May को हम लोग क्या करेंगे, listen carefully, हम लोग 35.5 रुपीज पे करेंगे. सेल का मतलब पे. एक डच मार्क लेंगे और वो डच मार्क के सामने हमको 34 मिल जाएगा. सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लाइक पेमेंट.
पेमेंट में हम लोग क्या लिखेंगे 35.5, इतना पे किया, हमको एक डच मार्क मिला और उसके सामने हमको 34 मिलेगा, सो रिसीव्ड it is 34. So we understand and say what we are paying is 35.5 and what we receive is 34. So there is a loss of 1 rupee 50 paise. So we understand and say the total is like 1.5 into 6,000, that comes to 9,000 loss. यानी सिंपली ये तो क्या हो गया 31st ऑफ मे का हमारा एक सिंपल कैलकुलेशन हो गया कि जिसपे हमको 9,000 रुपए का नुकसान होता है। Now 30th of June में क्या किया जाएगा फ्रेंड्स? सी लॉजिकली अंडरस्टैंड लाइक दिस। देखो ये हमारा डिलीवरी का डेट एक्सटेंड होने की वजह से what we receive is 35.75. So we understand it's amount received 35.75. This is what we receive, and what we could have received otherwise is 34. हमको मिल कितना रहा है 35.75, हमको क्या मिल सकता था 34. So the amount that could have been received is 34. यानी हमको क्या मिल सकता था 34, क्या मिला 35.75 ड्यू टू एक्सटेंशन. सो कितना फायदा हुआ, हमको फायदा हुआ 1.75. So we are having say profit. What is the total profit? It is 1.75 into 6,000. That comes to 10,500. So we understand that over here एक जगह पे हमको नुकसान हो रहा है और दूसरी जगह पे हमको क्या हो रहा है, हमको फायदा हो रहा है. So we are required to write answer like this. Overall, we understand it is 10,500 का gain और 9,000 का loss. So overall, that is a gain of rupees 1,500. ऐसा करके हमको यहाँ पे आंसर लिखना है. This is the swap gain or swap loss. I request all of you to write down answer. Calculation of the swap gain or swap loss. Now one more point that I would like to discuss with all of you. कई बार स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि सर हम लोग ये दो कैलकुलेशंस क्यों कर रहे हैं? Is it fine if at all I make a comparison of this two directly? ऐसा कई बार स्टूडेंट्स का कहना होता है. देखो सर ये परचेज रुपीज यानी ये मिला, सेल रुपीज यानी पे किया, तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं सर 35.75 माइनस 35.5 यानी 25 पैसे का फायदा हुआ, हाँ, इनटू क्या किया जाएगा 6,000. 6,000 क्या है कंसिडरेशन, सो 6,000 इंटू 25 पैसे कितना होगा 1,500 रुपए. So that is the way the overall gain can be calculated as rupees 1,500. Can we do like this? Yes, you can. However, यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, हमको देखो आगे और एक क्वेश्चन करना है जिसपे हमको ऐसा दे रखा है if the rate of interest is 17/18%, then considering the rate of interest, what is the swap gain or swap loss? यानी हमको यहाँ पे फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है ना. अगर हम लोग ऐसे आंसर करते हैं ना तो इंटरेस्ट कौन सी अमाउंट पे कैलकुलेट करना उसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को. यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत आसान है, आप लोग समझ सकते हो कि ये जो 31st ऑफ मे का हमारा प्रॉफिट या लॉस है उसके ऊपर एक महीने का इंटरेस्ट गिना जाएगा. नुकसान है, हाँ नुकसान है, इसलिए हम लोग को क्या करना है, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर करना है. लॉजिक यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा कंसीडर करेंगे, लिसन केयरफुली, कि 31st ऑफ मे को जो लॉस हुआ था वो लॉस पे करने हम लोग गए नहीं. क्या बोला सर आपने, 31st ऑफ मे को जो लॉस हुआ था वो लॉस पे करने हम लोग गए नहीं, हम लोग डायरेक्टली 30th ऑफ जून को जाते हैं. 30th ऑफ जून को बैंक हमको क्या बोलेगा कि देखो 35.75 इंटू 6,000 इतना डच मार्क हम लोग आपको दे देंगे.
अच्छा, ये जो 9,000 रुपये है सिर्फ उस दिन का लॉस है जो आपको पे करना पड़ेगा। हमने बोला ठीक है, वो काट लो पैसा। वो लोग ऐसा बोलेंगे ऊपर से, लेट्स से ये जो 1 महीने का समय है जिसके लिए हमारा पैसा ब्लॉक रहा, आपने हमको लॉस का पेमेंट नहीं किया, उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। एंड ऑफ कोर्स वेन एवर दे चार्ज इंटरेस्ट एट अ हायर रेट। इसलिए क्या होगा, 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। चलो रेडा विद पैराग्राफ। मैं यहाँ पे आपको थर्ड क्वेश्चन के आंसर का एक नोट लिखवाता हूँ। स्वैप गेन और लॉस is divided into two components. Full stop. One, profit or loss due to cancellation of original forward contract of 31st of May. Second, profit or loss due to receiving more or less on 30th of June. Full stop. With paragraph write down, we can even compare exchange rate of 31st of May with 30th of June, comma, to find swap gain or loss. Fourth question का आंसर, calculation of interest. In that case, loss into rate of interest into n divided by 12. ये जो 31st of May का हमारा लॉस है उसके ऊपर ब्याज गिना जाएगा। इट इज 9,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18%। टाइम पीरियड है 1 महीना। So 9,000 into rate of interest 18% divided by 12, that is 135. So we will have net swap gain, ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया था वो था 1,500 रुपये, माइनस क्या किया जाएगा 135, सो 1365 नेट गेन है। ऐसा करके हमको नेट स्वैप गेन कैलकुलेट करना है। अगेन मैं आपको छोटा सा एक नोट लिखवा रहा हूं सिर्फ आपके समझने के लिए। ऑन 1st of January, comma 1st of April, comma forward contracts are entered upon, full stop. On 31st of May,
Reliance does not pay loss of rupees 9,000. Full stop. On 30th of June, Reliance will receive rupees 2,14,500. कैसे है 2,14,500? It is 35.75 into 6,000. Full stop. Reliance is required to pay rupees 9,000 loss of 31st of May and interest on loss of rupees 135. Hence, net amount received is 2,05,365. यानी क्या किया उन्होंने 35.75 के रेट से कन्वर्ट किया 6,000 डचमार्क, तो उनको 2,14,500 मिलेंगे। 9,000 का लॉस पे किया जाएगा और उसके ऊपर 1 महीने का ब्याज। With paragraph read down, originally Reliance was supposed to receive $34. $2,04,000. कैसे 6,000 into 34. Full stop. So comparatively, it receives more by rupees 1,365. कैसे 205,365 minus 2,04,000 comma it is net swap gain. तो गुड्स एक्सपोर्ट करने के ऊपर उनको 2,04,000 की जगह 2,05,365 मिल रहा है, तो उनको ज्यादा कितना मिल रहा है 1,365। तो जितना अमाउंट ज्यादा मिल रहा है दैट इज कंसीडर्ड टू बी द नेट स्वैप गेन। तो समरी ऑफ द एंटायर आंसर यहाँ पे बेसिकली ऐसा है कि 1st ऑफ जनवरी को 31st ऑफ मई के लिए रिलायंस कंपनी ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर कन्वर्जन ऑफ द डच मार्क इनटू रुपीस। क्यों? क्योंकि उनको से 5 महीने के बाद डच मार्क मिलने वाला है। 1st ऑफ अप्रैल को से उनको ऐसा लग रहा है कि 31st ऑफ मई को हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या बोला कि भाई हमको 31st ऑफ मई की जगह 30th ऑफ जून का टाइम पीरियड दीजिए फॉर मेकिंग पेमेंट। कस्टमर ने हाँ बोल दिया, यानी ऑफ कोर्स से देयर वुड बी अ डिले ऑफ 1 मंथ से इन रिसीविंग द पेमेंट। इसलिए क्या हुआ कि 31st ऑफ मई का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो और 30th ऑफ जून का नया कॉन्ट्रैक्ट करो। ये जो एक साथ दो ऑपोजिट ट्रांजैक्शन में हम लोग एंटर होते हैं
उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है स्वैप ट्रांजैक्शन। स्वैप का मतलब क्या होता है सर? स्वैप का मतलब होता है इंटरचेंज। तो ये सब कहानी हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में लिखा है। थर्ड क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि हमारा जो स्वैप ट्रांजैक्शन उसका गेन या लॉस कितना हो रहा है। तो उसके लिए हमने समझा दैट से देयर आर टू थिंग्स। वन इज दैट से एक तो बहुत ही आसान है, 31 ऑफ मे का से आप कंपैरिजन करो कि जो कैंसलेशन हो रहा है उसकी वजह से कितना मुनाफा हुआ या कितना लॉस हुआ। सो वी कैन ऑब्जर्व दैट से देयर इज अ लॉस से ड्यू टू कैंसलेशन। लॉस कितना है? लॉस है 9,000 रुपए का। और दूसरा 30th ऑफ जून के कंपेयर दैट इज से रेट में ऐसा कंपैरिजन करो कि लिसन केयरफुली, व्हाट वी रिसीव इज दिस, व्हाट वी कुड हैव रिसीव्ड इज दिस, यानी कितना ज्यादा मिला? 1 रुपी 75 पैसे ज्यादा मिले, यानी हमको कुल मिला के 10,500 का फायदा हुआ। सो नेट कितना हुआ? नेट फायदा हुआ 1,500 रुपए का। आपके जैसे जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? इन दोनों का भी डायरेक्टली कंपैरिजन कर सकते हैं। रिसीव का मतलब हमेशा, परचेज का मतलब हमेशा रिसीव समझने का, सेल का मतलब हमेशा पेमेंट समझने का। सो हमको नेट फायदा हो रहा है कितने का? 1,500 रुपए का। सो दैट इज अ वे से वी विल बी हैविंग द नेट फायदा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में बहुत आसान है कि आपका कंसीडरिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट स्वैप गेन या लॉस कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि 31 ऑफ मे को, लिसन केयरफुली, हमको क्या हो रहा है? 9,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। ये जो 9,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, एज इफ हमने उस दिन पे नहीं किया, हम लोग क्या करते हैं? एक महीने का इंटरेस्ट का गिनती करते हैं। एंड वी हैव कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट दैट वी हैव टू पे ऑन द लॉस। सो व्हाट इज द इंटरेस्ट? 135। तो उसको क्या किया जाएगा? 1500 में से डिडक्ट किया जाएगा और हमको नेट स्वैप गेन कैलकुलेट किया, दैट इज से करेंगे 1365। दैट इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन। ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग 31 ऑफ मे को जो लॉस हो रहा था वो हमने लॉस पे नहीं किया। गेन होता तो भी ऐसा ही मानते कि वो गेन हमने नहीं लिया और उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट का इनकम होता। चलो ठीक है। फिर मैंने थोड़ा डिटेल में आपको लिखा है कि क्या हो रहा है। 1 जनवरी को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, 1 अप्रैल को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, 31 मे को बैंक में नहीं जाना है, डायरेक्टली 30 जून को जाना है। 35.75 के हिसाब से बैंक अकाउंट इतने अमाउंट से क्रेडिट होगा, लॉस के अमाउंट से डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन लॉस के अमाउंट से डेबिट होगा। नेट क्रेडिट हुआ 2,05,365। ये कुछ आगे पीछे नहीं हुआ होता तो हमको 2,04,000 मिलते अगेंस्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स। कितना ज्यादा मिला? एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन की वजह से 1365। दैट इज द नेट स्वैप गेन।